हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 18 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 18 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो फिलहाल आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर में चैनल का जो एप्लीकेशन है ये अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में जा करके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी हमसे ऐड हो सकते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? यूएई। और ये कहाँ खोला गया है? तेल अवीव में। अच्छा, आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में इजराइल में जो तेल अवीव स्ट्रीट है इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। किसने सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? चाइना ने। देश का पहला अनाज एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा से शुरू किया गया है। हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी इसकी योजना शुरू की गई है। वाराणसी जो कि नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है जो कि जापान के सहयोग से बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण चर्चे में रहा अमेजॉन वर्षा वन ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है साउथ अमेरिका में। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। और यदि देखा जाए तो इन वनों का विस्तार मोस्टली तो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और आप लोगों ने इन जंगलों के बारे में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि इन्हें ये धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये अमेजॉन के जंगल ही रिलीज़ करते हैं। अमेजॉन रिवर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है लार्जेस्ट रिवर, जो कि अमेजॉन है। जबकि लॉन्गेस्ट यदि पूछा जाए तो ये है नील रिवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेजॉन की। अच्छा, आप लोगों ने एनाकोंडा तो सुना ही होगा, ये यहीं पाया जाता है। तो अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि अमेजॉन के जंगल ये अब क्यों चर्चे में है? तो आप लोगों ने एक फेमस मैगजीन का नाम सुना होगा, दैट इज़ नेचर मैगजीन। इसमें अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह बताया गया है कि अमेजॉन की ये जो वर्षा वन है ये जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं उतनी ही मात्रा में उत्सर्जित कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो वन होते हैं, मतलब कि जो पेड़ होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसके बाद ये क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब यहाँ तो उल्टी बात हो गई कि अमेजॉन के जंगल जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब है कि अमेजॉन के जंगल है जो, इसका जो पूर्वी हिस्सा आप कह सकते हैं, यहाँ लोगों ने आग लगा दी है। आग क्यों लगाई है? तो कहना यह है कि इन्हें खेती करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए भूमि की ज़रूरत है। और ये अपनी ज़रूरतों को वन को जला करके ये जगह खाली करके प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिसके बाद से ये जो भूमि है जहाँ ये वन लगे हुए थे ये घटती जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वन इतने सघन है कि जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ ज़मीन तक भी नहीं पहुँच पाता है। किस लिए? क्योंकि इतने ज़्यादा घने हैं। लेकिन अब इन वनों को भारी मात्रा में काटा जा रहा है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा चुका है कि उसे अब खेती करनी है या इंडस्ट्रीज़ लगाने हैं, इसके लिए वनों की भारी मात्रा में यहाँ पर कह सकते हैं कि हाश हो रहा है। और यहाँ तो आग लगी नहीं, वैसे लगाई गई है लोगों के ही द्वारा। तो फिर तो यहाँ से वही बात हो जाती है ना कि यदि इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो बदले में प्रकृति भी सूद समेत बदला लेती है। बीते 2 सालों में हमने देख भी लिया है। और जलवायु परिवर्तन की समस्या ये आज यदि आप देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो इसकी कीमत उसे चुकानी भी पड़ सकती है। और देखिए, जिन भी स्टूडेंट को जिन्होंने ये PDF परचेस की है, जिन्हें PDF मिल नहीं पाई है, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है। हालांकि ऐसा तो है नहीं, जिन्होंने भी परचेस की है सभी को PDF मिल गई है। जिन्हें नहीं मिली है वे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की आधारशिला या स्थापना आप कह सकते हैं किस राज्य या यूटी में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जानी है लद्दाख में। देखिए, NTPC रेल, इसका क्या मतलब हुआ? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये तो आप सभी जानते हैं।
रेल का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये एनटीपीसी की ही पूरी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में की गई थी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी के तहत ये जो हरित हाइड्रोजन आधारित परियोजना है जिसकी शुरुआत लद्दाख में होनी है, इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो समझौता है, ये समझौता ज्ञापन अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख में कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि एनटीपीसी मदद कर रहा है। तो यदि देखा जाए तो ये ऐसा पहला शहर होगा देश का जहां इस तरह की परियोजना ये शुरू की जा रही है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा एक नया टारगेट रखा गया है कि वह 2032 तक 60 गीगावाट यानी कि 60 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये हासिल कर सकेगा। अब यदि हम बात करें लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो ये है राधा कृष्ण माथुर। इसी से रिलेटेड हम कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में राधा कृष्ण माथुर के द्वारा लद्दाख में ही यून टैब योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरा आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में 100% वैक्सीनेशन कवरेज वाला पहला यूटी ये लद्दाख ही बना है। तीसरा आप ये याद रख सकते हैं कि हाल ही में लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय परियोजना यानी कि जियोथर्मल एनर्जी इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार ये किस राज्य में हुआ था? तो ये घटना है बिहार की, जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में यदि शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए ये घटना है 18 मार्च 1999 की। स्थान है जहानाबाद। जहानाबाद जिला है, इसका एक गाँव है सेनारी गाँव। इसी सेनारी गाँव में एक खास तरह की जाति है जिसका नाम है अगड़ी जाति। अगड़ी जाति के लगभग 34 लोगों की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। और इस नरसंहार के लिए जो भी ये सारी घटना हुई, इसके लिए एमसीसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। एमसीसी यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, जो कि बंद हो चुका है, मतलब कि सरकार के द्वारा इसे बैन कर दिया गया था। हुआ क्या था कि इसी रात को 18 मार्च की रात को ये जो एमसीसी है इसके द्वारा जिस जाति का भी मैंने नाम लिया है दैट इज़ अगड़ी जाति, इन्हें घर से चुन चुन कर निकाला जाता है और इनके जो पुरुष होते हैं इनकी गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। अब आप लोग पूछेंगे ये पूरा विवाद क्या था, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये भूमि की लड़ाई थी। भूमि में खेती करने की जो लड़ाई होती है इसके आधिपत्य की, कि किसका ये जो भूमि है इस पर किसका अधिकार है, ये सारा विवाद शुरू होता है, जिसके बाद से यहाँ 34 लोगों की हत्या कर दी जाती है। काफ़ी सारी गिरफ्तारी भी होती है इसमें। तो देखिए 2016 की बात है। 2016 में निचली अदालत के द्वारा ये जो पूरा नरसंहार हुआ था, इसमें जो लोग दोषी पाए गए थे इनमें से 10 को तो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, 3 को उम्र कैद, और जो पटना हाई कोर्ट है इसने इसी 2016 में 13 दोषियों को बरी कर दिया था। तो पटना हाई कोर्ट ने 13 दोषियों को तो 2016 में बरी किया, लेकिन यदि देखा जाए तो उसके पहले भी, मतलब कि 2016 से पहले भी लगभग 20 आरोपी इस नरसंहार में जो शामिल थे इससे बरी हो चुके थे, जिसके बाद से जनता में आक्रोश था। इसके बाद क्या हुआ कि हाल ही में जो बिहार गवर्नमेंट है इसके द्वारा एक याचिका दर्ज कराई जाती है। आप कह सकते हैं ये है बिहार गवर्नमेंट वर्सेस पटना हाई कोर्ट, मतलब कि इसी हाई कोर्ट के विरुद्ध। कहना यह है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से जनता संतुष्ट नहीं है, उनमें आक्रोश का माहौल है। इसमें पटना हाई कोर्ट का क्या कहना है कि पुलिस के पास इस नरसंहार से रिलेटेड प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण ये फैसला किया जा रहा है। अब ये याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद से ये चर्चे में आया था। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। सेनारी नरसंहार बिहार से रिलेटेड है। बिहार की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है पटना। पटना में ही राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जीआई टैग प्रमाणित, जर्दालू आम और शाही लीची, दोनों का ही एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। चर्चे में रहा केसरिया स्तूप जो कि जलमग्न हो चुका है, इसी बिहार में स्थित है। अगला है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, ये कहाँ शुरू किया गया है? तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया? IIT मद्रास के रिसर्चर के द्वारा। यहाँ हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मलावी में। मलावी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ये कुछ इस तरह से है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो अब यदि हम बात करें मलावी की, इसकी राजधानी है लिलोंगवे, करेंसी है
मलावियाई क्वाचा। अब ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप जो कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। दो इंपॉर्टेंट रिवर का नाम आप याद रखेंगे। एक तो है कांगो, जिसे आप जायरे रिवर भी कहते हैं, ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। जबकि दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है लिम्पोपो रिवर, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों का ही नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो देखिए, भारत में तो बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं, लेकिन ये ऐसा पहला 5 स्टार होटल है जो कि किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ये कुछ इस तरह से है जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है। तो इस 5 स्टार होटल में वेरियस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। साथ ही इसमें एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये भी हाल ही में गुजरात के दौरे पर थे, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अब यदि हम चर्चित रेलवे स्टेशन की बात करें जो कि करंट से रिलेटेड है, ऑप्शन भी मैंने कुछ मिलते जुलते सेट किए हैं। यदि हम बात करें बेंगलोर रेलवे स्टेशन जो कि स्थित है कर्नाटक में, यहाँ भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। साथ ही दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक में ही बनाया गया है। इसका नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। और पहले कौन सा था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, अब बन चुका है हुबली। और इसी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। क्या रखा गया है? श्री सिद्धिविरधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। फिर यदि हम बात करें लखनऊ की, तो इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम शुरू किया गया। इस हेल्थ एटीएम की खास बात यह है कि यहाँ 50 से 100 रुपये में लगभग 16 तरह की चेकअप की फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि हम बात करें नागपुर रेलवे स्टेशन की जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, भारत की पहली ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन इसकी शुरुआत नागपुर रेलवे स्टेशन से ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोनालू उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है तेलंगाना में। अब एग्जाम में फेस्टिवल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम सिंपल तो नहीं पूछे जाते। 4 ऑप्शन में फेस्टिवल के नाम लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बोनालू फेस्टिवल इसकी शुरुआत तेलंगाना में हुई है। ये तेलंगाना से रिलेटेड है। ये आषाढ़ के महीने यानी कि जून जुलाई में मनाया जाता है। और हैदराबाद सिकंदराबाद जिन्हें जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, साथ ही तेलंगाना के कुछ अन्य हिस्सों में ये मनाया जाता है। इसे राज्य का मतलब आप कह सकते हैं राज्य उत्सव ये घोषित किया गया था 2014 में, जिसके बाद से ये फेस्टिवल यहाँ हर साल मनाया जाता है। फेस्टिवल की बात की ही जा रही है तो तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसका नाम है ओणम। तेलंगाना का एक और फेस्टिवल है, आप रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, बथकुम्मा फेस्टिवल। फूलों का त्यौहार होता है ये। ओडिशा का एक फेस्टिवल अभी मैंने बताया था आप लोगों को, रथ यात्रा फेस्टिवल हर साल यहाँ मनाया जाता है। तेलंगाना की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी है। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना गवर्नमेंट की एक योजना है जिसका नाम है रायतू बंधु योजना। अगला क्वेश्चन है, 68 बड़े टैंकों वाले देश के सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है अहमदाबाद में। मुझे पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कह रहे हैं कि जितनी सारी योजनाएं हैं, जितना सारा डेवलपमेंट है, ये सभी गुजरात में किया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि एफडीआई के मामले में यानी कि सबसे ज़्यादा निवेश यदि कहीं किया गया भारत में तो ये गुजरात में ही किया गया है। तो यह है देश का सबसे बड़ा एक्वेरियम जिसकी शुरुआत अहमदाबाद में की गई है। ये कुछ इस तरह से है जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। 260 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। इसमें बने 68 टैंक में दुनिया भर के जलीय प्रजातियों की झलक देखने को मिलेगी और यहाँ लगभग 188 किस्म के जलीय जीव ये भी देखने को मिल सकेंगे। अब यदि हम बात करें अहमदाबाद की, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसकी भी स्थापना की गई है। और अभी हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कि गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर, इन दोनों को ही इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। तिरुअनंतपुरम ये है केरल की राजधानी जहां भारत का पहला स्पेस टेक पार्क इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, पैदल चलने वालों के लिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल ये कहाँ लगाया गया है?
तो अभी हमने डिस्कस किया है 3D स्कूल के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3D प्रिंटेड स्टील पुल के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लगाया गया है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, यहाँ इस तरह के पुल की स्थापना की गई है। देखिए, और भी कोई पुल हैं जो कि चर्चे में थे, दुनिया के पहले से रिलेटेड हैं। आप यदि रिलेट कर सकें तो हाल ही में जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। इसी पुर्तगाल में हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल ये बनाया गया है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। दूसरा आप ये रिलेट कर सकते हैं, जो कि भारत से रिलेटेड है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तीसरा आप ये रिलेट कर सकते हैं कि जो चाइना है, इसी चाइना में दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा कांच का पुल, इसकी स्थापना की गई, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था। तो ये कांच का पुल है जो कि चाइना में स्थित है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3D प्रिंटेड स्टील पुल के बारे में, जो कि स्थापित किया गया है एम्स्टर्डम में। अब यदि हम बात करें नीदरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोल्डर भूमि का संबंध किस देश से है, तो ये रिलेटेड है नीदरलैंड से ही। अब ये पोल्डर भूमि क्या होती है, तो देखिए यहाँ समुद्र के पानी को रोकने के लिए कुछ तटबंध बनाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है डाइक, और इसी भूमि को कहा जाता है पोल्डर भूमि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सेवाओं में नियुक्त होने वाले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इन्हें 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा भी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसके लाभार्थी कौन बन सकेंगे? तो इसका लाभ उन लोगों को मिल सकेगा जिनकी जो पारिवारिक आय है, मतलब कि पूरा परिवार की जो वार्षिक आय है, ये कुल मिलाकर यदि 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं, ये इसके लाभार्थी बन सकेंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी आरक्षण योजना से लाभान्वित नहीं हैं, कहने का मतलब है कि ST, SC और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज के जो अन्य वर्ग हैं, जो कि मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं है। कैसी योजना? आरक्षण से रिलेटेड जो योजना है, इस योजना में जिन्हें कवर नहीं किया गया है, वे इसके लाभार्थी बन सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, इसकी सीमा समुद्र से लगती है, तेलंगाना की नहीं लगती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें अभी हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इसने अपनी नई IT नीति 2021 से 24 की घोषणा की है। साथ ही आंध्र प्रदेश की एक योजना है, इसका नाम क्या है? रायतू भरोसा योजना। ध्यान दीजिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रायतू बंधु योजना ये है तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम, जबकि रायतू भरोसा ये है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, ये जारी रहेगा, ऐसा फैसला किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये जो योजना है, ये 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि अब से, ये 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इसमें लगभग 4600 करोड़ रुपए ये आवंटित किए जा रहे हैं। तो भारत में आप कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में बेहतर डेवलपमेंट के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसा फैसला किया गया है। देश भर में लगभग 12,500 आयुष स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर ये इस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। यदि हम बात करें आयुष की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसी योजना को अब विस्तार मिल चुका है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर अपना प्यारा देश भारत था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, गोल्डन वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।